बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे अहम खबर, सबसे बड़ी खबर वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1। पूरी दुनिया की नज़रें उस पर लगी हुई हैं और वहाँ पे अहम मुकदमे की समाअत चल रही है। आज इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी थी, आज की समाअत इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने बड़े धड़ल्ले से एक इजलास बुलाया था और नवाज शरीफ साहब की सदारत में यह इजलास हुआ। वीडियो लिंक के ज़रिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इसमें मौजूद थे और उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमले किए गए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान बगावत किया गया, यानी कि आईन पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का इंदिया दिया गया, ऐलान किया गया खुल्लम खुल्ला और कहा गया जी हमें सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच पर एतमाद नहीं है और हम फुल कोर्ट चाहते हैं और हम उनके फैसलों को मुस्तरद करते हैं। हम ना बेंच मानते हैं, ना फैसला मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। बहुत ज़्यादा एक एलामिया जारी किया गया और एक एलामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पढ़कर भी सुनाया था वीडियो स्टेटमेंट के जरिए। तो इसलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट समाअत थी। मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। पिछले 2-3 व्लॉग सुनिएगा, आपको एक तसलसल नज़र आ जाएगा। आज जब हियरिंग हुई तो बड़ा ही दिलचस्प सूरत हाल थी। नंबर 1 तो ये तो गए थे अटॉर्नी जनरल साहब और हुकूमत की पूरी टीम, इरफान कादर साहब, अकरम शेख साहब, फारूक एच नाइक साहब, सब के सब, कामरान मुर्तज़ा साहब, ये भारी भरकम एक वफद गया था यानी कि वकला का। ये सोच कर गया था कि आज हम फुल बेंच को दबा लेंगे और फुल बेंच जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आज बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के हमारे सामने होंगे क्योंकि हमने प्रेशर ही इतना डाल दिया है। और पिछले 2 दिन से कोई 470 टॉक शोज करवाए हैं गवर्नमेंट ने, 470 टॉक शोज करवाए हैं जिसमें एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई और मुसलसल अदलिया पर हमले किए गए, अदलिया पर, ऑनरेबल जजेस पे हमले किए गए। तो इसलिए ये सारे का सारा भारी भरकम कानूनदानों का जो वफद था वो मौजूद था, वज़रा भी मौजूद थे। और उसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही रोस्टम पर गए फारूक एच नाइक साहब और उन्होंने कहा कि जी हम ज़रा कुछ गुजारिशात करना चाहते हैं, तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और चीफ जस्टिस साहब भी, तीनों ने बारी बारी उनकी क्लास ली। उन्होंने कहा कि पहले तो ये बताएं कि आपने तो बाइकाट किया हुआ था, अखबारात तो कुछ और कह रहे हैं। जस्टिस मुनीब साहब ने कहा तो क्या आपने बाइकाट ख़त्म कर दिया? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और मैंने बाइकाट नहीं किया, फारूक एच नाइक साहब ने कहा, क्योंकि फारूक एच नाइक जरदारी साहब से दुबई से मिल के आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिर किसने बाइकआउट किया है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं बताया किसी ने कि किसने बाइकआउट किया। हालांकि फारूक एच नाइक साहब को पता था। तो आप कैसे बेंच पर एतराज़ कर सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उसके बाद जी बिल्कुल मैं कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहता हूँ, नाइक साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा हमने तो बाइकाट किया ही नहीं, फारूक नाइक साहब ने कहा। तो अखबार में तो कुछ और लिखा था, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं और जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है उसको भी ज़रा पढ़कर सुनाएं, जस्टिस मुनीब साहब ने कहा। और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बेंच पर हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आ गए, JUI के वकील हैं, तो दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फारूक एच नाइक साहब ने कहा। बेंच के दायरा इख्तियार में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता 48 घंटों से मीडिया क्या कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं आप? जस्टिस मुनीब साहब ने कहा अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं, अदरवाइज हम आपको नहीं सुनेंगे। और उनके दलाइल जो है सुनने से इनकार कर दिया। कामरान मुर्तज़ा साहब भी आए थे, फारूक एच नाइक साहब भी आए थे। हुकूमती वकला को उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको सुनते क्योंकि आपने तो बाइकआउट किया हुआ है और पहले आप बाइकआउट पे बात करें। अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें वकालतनामा। उसके बाद अकरम शेख साहब आ गए, उन्होंने कहा वकालतनामा वापस लेने तक वकील दलाइल दे सकते हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि वकालतनामा देने वालों ने ही तो आदम एतमाद किया है, तो इसलिए अब आप किस मुंह से यहाँ पे खड़े हैं और क्यों दलाइल देना चाहते हैं और हम आपको क्यों सुने? अकरम शेख साहब ने कहा वकीलों का अदालत आना ही एतमाद जाहिर करता है। अब पैंतरा बदल रहे हैं क्योंकि जस्टिस फुल बेंच जो है, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने कहा ज़रा पहले थोड़ी सी इनकी तबीयत चेक कर लें क्योंकि ये बहुत ही तुमतराक से आए हैं और 2 दिन से एक मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ है ऑनरेबल जजेस का।
तो अटॉर्नी जनरल साहब आपको क्या हिदायत मिली है? तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा कोर्ट ने कि जनाब आपको क्या हिदायत मिली है? हुकूमत अदालत का बाइकाट नहीं कर सकती, चीफ जस्टिस साहब ने कहा हुकूमत बाइकाट नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा जी बिल्कुल नहीं कर सकती और हम आइन के मुताबिक इस प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल साहब की बात सुन के उन्होंने कहा कि आपने अच्छी संजीदा बात की है, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा तो कहीं आपने बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया है? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा क्या आपने बाइकआउट वाला एलामिया वापस ले लिया है? चीफ जस्टिस साहब फिर पूछते हैं एक तरफ बाइकआउट दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने रिमार्क्स दिया। तो उसके बाद हुकूमती वकला को यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो हुकूमती वकला हैं उन्होंने कहा कि वकला को आप तो तशरीफ रखें। फारूक चनाई साहब थे, अकरम शेख साहब थे और उनके साथ कामरान मुर्तजा साहब थे। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाएं और चीफ जस्टिस बाइकाट करने वाली जमातों के वकला को उन्होंने हदायत की। और उसके बाद नेक्स्ट फिर अटॉर्नी जनरल आ गए और अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि सदर को KPK में तारीख देने की भी इस्तदा की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा दरखास्त की बुनियाद 1 मार्च का अदालती फैसला है। फैसले में अदालत ने पंजाब के लिए सदर और KP के लिए गवर्नर को तारीख देने का कहा है। उसके बाद सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हो या कोई और, किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख बदल दे और इलेक्शन की तारीख बदलने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, अदलिया को है और अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है किसी एग्जीक्यूटिव या किसी और इदारे की। 1988 में भी उन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे जब हादसा हुआ था C-130 का। ज़ियाउल हक साहब और हमारी बहुत सारी फौजी क़यादत जो है उसका निशाना बनी। अदालत ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर हुक्म जारी करती है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं इस पर अमल हो चुका है और असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि उस पर अमल दरामद हमने करवाना है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएं खत्म हो जाएंगी, जस्टिस एजाज साहब ने कहा। पहले राउंड में 9 रुकनी बेंच था, अब अटॉर्नी जनरल साहब आ गए 9 रुकनी बेंच पे। उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने जो बातें की उन्होंने कहा कि 9 रुकनी बेंच था तो 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस छोड़ के चले गए। 2 जजेस ने बाद में लिख दिया कि जी हम ये 184(3) को डिसमिस करते हैं और उसके बाद 2 जजेस और आ गए। वही 3 और 4 की बहस अटॉर्नी जनरल साहब काफी देर करते रहे, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल साहब ने जब सारी बातें की तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट में ये नहीं लिखा कि वो खारिज कर रहे हैं, आपके पास पूरी मालूमात नहीं है, अटॉर्नी जनरल से कहा। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अतर मिनल्ला से इत्तफाक किया, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये दरखास्तें खारिज करके नहीं गए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुनीब साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब अटॉर्नी जनरल को कह रहे हैं कि आपके पास पूरी मालूमात नहीं है। ना ही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने खारिज की दरखास्त, ना ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरखास्त खारिज की और आपका नुक्ता नजर आप हमारी तक आ गया है। अब इसके अलावा कोई बात करनी है तो आप करें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछा। कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पूछ रहे हैं। और ये कि 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था और इरफान कादर साहब इस दौरान आए और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कान में कोई बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपके लिए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल अब आपको आए बूटी देने के लिए। तो बहरहाल इस पे काफी हुआ जी। और उसके बाद जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा तो क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस शामिल नहीं कर सकते थे? चीफ जस्टिस साहब ने कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो बेंच ही दोबारा तश्कील हो गया तो 5 नया बेंच तश्कील होना था तो वो कोई दूसरा बेंच भी शामिल कर सकते थे। तो क्या जो नया बेंच 5 रुकनी करता फैसला तो क्या वो पिछले 2 रुकनी बेंच जो 2 जजेस छोड़ गए हैं क्या उनकी राय को वो साथ में लाता? तो अटॉर्नी जनरल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले वाले अराकीन शामिल करने के पाबंद नहीं थे हम, और जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो अकलियती है, वो अख्तलाफी नोट है, वो फैसला नहीं है। 1 मार्च को भी कोई अदालती हुक्म नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच बना नहीं था? चीफ जस्टिस साहब ने कहा
تو ججز میں ہم آہنگی سپریم کورٹ کے لیے بہت اہم ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا، لیکن ججز کے بہت سے معاملات آپس کے ہوتے ہیں اور عدالتی کارروائی پبلک ہوتی ہے، لیکن ججز کی مشاورت نہیں ہوتی پبلک، وہ ایک ان کیمرہ سیشن ہوتا ہے، اس میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے وہ پارٹ آف ججمنٹ نہیں ہوتی، اس لیے اندر کی جو باتیں ہیں آپ ان کا سہارا نہ لیں۔ 3-4 کے فیصلے والی منطق مان لی تو پھر معاملہ پھر 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ پھر معاملہ 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے اور ان کو ہمیں لکھنا چاہیے تھا کہ نکال دیا گیا ہے، تو اس لیے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ پھر 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا معاملہ۔ فیصلہ یا 9 رکنی بینچ کا ہوگا یا 5 رکنی بینچ کا ہوگا، یہ آپ کے پاس آپشن ہے، جسٹس منیب صاحب نے کہا۔ تفصیلی اختلافی نوٹ بینچ کی اثر نو تشکیل کا نقطہ شامل نہیں ہے۔ نوٹ کے مطابق بینچ کی اثر نو تشکیل انتظامی اقدام تھا، اٹارنی جنرل نے کہا۔ تو نوٹ کے مطابق جسٹس جسٹس مظاہر نقوی نے سماعت سے معذرت کی تھی، تو انہوں نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نوٹ کے مطابق 4 ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا بہتر یہ تھا کہ لکھتے کہ 4 ججز کو بینچ سے نکالا گیا ہے۔ 9 رکنی بینچ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ کون رضاکارانہ طور پہ الگ ہوا، کس نے بینچ سے الگ ہونا ہو تو جوڈیشل آرڈر لکھا جاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کوئی شک نہیں کہ جج کو بینچ سے نکالا نہیں جا سکتا، تو عدالت بینچ کی اثر نو تشکیل کا حکم دے تو اسے نکالنا نہیں کہتے، اور اثر نو تشکیل میں تمام 5 ججز نئے ججز آ جاتے تو کیا ہوتا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پوچھ رہے ہیں کیا نیا بینچ پرانے 2 ججز کے فیصلوں کو ساتھ ملا کر آگے بڑھتا؟ تو نیا بینچ تشکیل دینا جوڈیشل حکم تھا، انتظامی نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ججز نے جو رائے دی تھی اسے الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ اٹارنی جنرل نے کہا۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے خود کہا کہ وہ اپنی شمولیت چیف جسٹس کی ثوابدید پر چھوڑتے ہیں۔ جسٹس منیب صاحب کہہ رہے ہیں اب بینچ کا کوئی رکن بھی نہ ہو تو سماعت نہیں ہو سکتی۔ 5 رکنی بینچ نے 2 دن کیس سنا، کس نے کہا کہ وہ ارکان موجود نہیں تھے؟ جسٹس منیب اختر۔ اور کیا کسی نے یہ کہا کہ بینچ 7 رکنی تھا، جو کہ جب تھا ہی 5 رکنی، تو کسی نے کہا کہ وہ 7 رکنی تھا؟ پہلی سماعت پر کوئی جج درخواست خارج کر دے پھر بینچ میں نہ بیٹھے تو فیصلہ نیا بینچ کرے گا، جسٹس منیب اختر صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ 2 ججز کی رائے کے بعد نیا بینچ بنا اور اثر نو سماعت ہوئی۔ بینچ ارکان نے دونوں ججز کے رکن ہونے کا نقطہ نہیں اٹھایا، چیف جسٹس صاحب نے کہا۔ 4 آراء کے مطابق درخواستیں خارج ہوئیں، اٹارنی جنرل پھر اس بات پہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا نقطہ آ گیا ہے، آپ آگے بڑھیں۔ زیر حاشیہ میں لکھا ہے کہ 2 ججز کی آراء جو رائے ہے ریکارڈ کا حصہ، وہ فیصلہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ریکارڈ میں تو درخواستیں اور حکم نامے بھی شامل ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ابھی تو آپ ہمیں اس نقطے پر قائل نہیں کر سکے، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور یہ چیز جی بڑی دلچسپ ہے اور مزید بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب جی وہ تو مطمئن نہیں کر سکے، عدالت نے کہا کہ آپ ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 9 رکنی بینچ تھا، 9 رکنی بینچ میں سے 2 ممبرز اور 4 ممبرز الگ ہو گئے، اور 4 ممبرز الگ ہونے کے بعد 5 لوگوں نے سنا، اور 5 لوگوں میں سے جو ججمنٹ آئی وہ 3-2 سے آئی۔ اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام آنریبل ججز نے واضح طور پہ اٹارنی جنرل سے کہا، انہوں نے کہا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے فل کورٹ کی طرف جانا ہے یا پھر 9 رکنی لارجر بینچ کی۔ انہوں نے کہا فل کورٹ کا تو آپشن ہی نہیں ہے، آپ نے 9 رکنی لارجر بینچ کی بات کریں، اگر آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ لارجر بینچ کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہ ہوگا 9 رکنی لارجر بینچ جس نے سٹارٹ میں یہ مقدمہ انیشیٹ کیا تھا اور سٹارٹ لیا تھا، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ہیں، جس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی ہیں، جس میں جسٹس حسن اللہ صاحب بھی ہیں، جس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی ہیں۔ اور رہی جسٹس امین الدین صاحب کی بات، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو خود چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس لیے اب وہ تو واپس نہیں آ سکتے، نہ ہی مندوخیل صاحب آ سکتے ہیں اور نہ ہی امین الدین صاحب آ سکتے ہیں۔ اور ہاں البتہ مندوخیل صاحب نے جانے سے وہ اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ جی میں فل بینچ کے لیے اویلیبل ہوں، ادروائز نہیں ہوں، تو لہٰذا امین الدین صاحب نہیں آ سکتے، باقی آ سکتے ہیں، یہ بات انہوں نے واضح طور پہ کر دی۔ اس کے بعد جسٹس قاضی پھر آ گئے وہ اٹارنی جنرل صاحب، کیونکہ کافی دیر وہ بحث کرتے رہے لیکن انہوں نے میرٹ پہ بات نہیں کی، اس بات پہ ایک بھی دلیل نہیں دی کہ 90 روز کے اندر الیکشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے،
या 90 दिन के बाद भी इलेक्शन हो सकता है, ताखीर की जा सकती है, इस पर अटॉर्नी जनरल साहब बिल्कुल नहीं आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला जो आ गया ऑर्डर, उन्होंने कहा जी कि उस ऑर्डर में वो जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को आपने एक सर्कुलर के जरिए उसको सेट असाइड किया है, तो वो आप कर नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 184(3) के मुकदमात की समाअत रोकने के मामले पर सर्कुलर आया है। सर्कुलर में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की गई थी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, और मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर न करने के इंतजामी हुक्म पर सर्कुलर आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं, बल्कि वो एक तजवीज़ है, और वो तजवीज़ के तौर पे आया है, वो हुक्म नहीं है। तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल साहब को उन्होंने काफ़ी तसल्ली करवाई। और उसके बाद 184(3) के तहत जो जी उन्होंने फिर आज खुद नोटिस पे बात हुई, तो उसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। और उन्होंने कहा कि 29 मार्च के फैसले में हिदायत नहीं बल्कि ख्वाहिश जाहिर की गई है। वही जो बहस चल रही है कि जी वो 9 रुकनी बेंच और 4 रुकनी बेंच, उस पे तो क्या ये आईनी दरखास्त नहीं है जिसके रूल्स बने हुए हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा मौजूदा मुकदमे में बुनियादी हकूक का जिक्र है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, लेकिन रूल्स बनने तक समाअत मुअख्खर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जी जब तक रूल्स नहीं बनते आप समाअत मुअख्खर कर दें। तो फाजिल अदालत ने कहा कि ये नहीं हो सकता, अब ये मुकदमा तो चल रहा है, रूल्स बने हुए हैं, लिहाजा मुकदमे की समाअत भी जारी रहेगी। अब आप फैसला करें कि आप मुकदमा रुकवाना चाहते हैं या फुल कोर्ट करवाना चाहते हैं या लार्जर बेंच की तरफ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कंफ्यूज लग रहे हैं हमें, आप किसी एक बात पे नहीं आ रहे, बल्कि कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी आप उधर जाते हैं। पहले अपने आप को क्लियर करें, क्लैरिटी के साथ बात करें। 2 असम्बलियों के स्पीकर ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2 असम्बलियों के स्पीकर ने भी हमें दरखास्तें दी हुई थी और स्पीकर ईवान का मुहाफिज होता है। अज खुद नोटिस के लिए बेंच का नोट भी पड़ा हुआ था। अज खुद नोटिस लेने में हमेशा बहुत एहतियात की है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इसलिए हम बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। जिनके रूल्स बने हैं इन मुकदमात पर कैसे कार्रवाई रोक दें, अटॉर्नी जनरल से कहा, क्योंकि वो कार्रवाई रुकवाना चाहते थे। जाहिर डिलेइंग टैक्टिस है, इलेक्शन से फरार का रास्ता, असल तो इलेक्शन से फरार होना है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे, फाजिल बेंच ने कहा कि इलेक्शन जिनके रूल्स बने हुए हैं वो कार्रवाई नहीं रुक सकती। और 184(3) के दायरा अख्तियार पर बहुत सख्त तरीकाकार बनाया हुआ था। एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, साथ ही कहते हैं आप समाअत भी ना करें। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं फुल कोर्ट की इस्तदा जुम्मे को मुस्तरद हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा पहले तो तय कर लें समाअत हो सकती है या नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका मुवक्कफ मान लें तो फुल कोर्ट भी समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा फुल कोर्ट की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद की थी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और जस्टिस काजी फाइज ईसा फैसले पर दस्तखत करने वाले जज ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। अब चीफ जस्टिस साहब अगली बात कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब तो खुद, जो जस्टिस अमीनुद्दीन है वो तो खुद अलग हो चुके हैं, इसलिए आप किस तरफ जा रहे हैं? तो कैसे हो सकता है फैसला लिखने वाले जस्टिस काजी फाइज ईसा भी ये मुकदमा सुने? तो वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी नहीं हो सकते, अमीनुद्दीन साहब भी छोड़ के चले गए, मुंदखिल साहब भी छोड़ के चले गए, तो आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ये मुकदमा नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसले पर सिर्फ दस्तखत किए थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा समाअत से माजरत जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला होगा। समाअत से इनकार तो फर्ज नहीं किया जा सकता, ये जुडिशल ऑर्डर होता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि तमाम 15 जजेस मुख्तलिफ आरा अपनाने पर मुकदमा नहीं सुन सकते। आपने मामला मामला फहम होते हुए दोबारा फुल कोर्ट की इस्तदा नहीं की आपने। ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा इस्तदा लार्जर बेंच की हो सकती है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप लार्जर बेंच की बात करें अगर बनवाना है तो। किसी जज को बेंच से निकाला गया, ना कोई रजाकाराना अलग हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा 9 अराकीन ने चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया और 27 फरवरी के 9 जजेस के हुक्मनामे से दिखाएं बेंच से कौन अलग हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाअत से माजरत नहीं की। चीफ जस्टिस साहब अटॉर्नी जनरल को बता रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म खूबसूरत लिखा गया है, फुल कोर्ट मीटिंग फायदेमंद हो सकती है लेकिन फुल बेंच नहीं। गुज़श्ता 3 दिन में सीनियर जजेस से मैंने मुलाकातें की हैं और लार्जर बेंच के नुक्ते पर दलाइल देना चाहते हैं तो आप जरूर दें। 2 जजेस चीफ जस्टिस साहब बता रहे हैं ये सारी बातें अटॉर्नी जनरल को, तो लिहाजा अटॉर्नी जनरल को वो कह रहे हैं कि आप ये जो 2, 3, 3, 4, 4, 5 इस के बारे में आप मुतमिन नहीं कर सके और ना ही आप हमें खुद क्लैरिटी के साथ, आपका जहन क्लियर है कि आप कहना क्या चाहते हैं
کہ سماعت رکوانا چاہتے ہیں, لارجر بینچ بنوانا چاہتے ہیں, فل کورٹ بنوانا چاہتے ہیں, یا سماعت رکوانا چاہتے ہیں. اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. بڑی دلچسپ صورتحال تھی جی. اس کے بعد اگلی باری آتی ہے جی, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع, تو سیکرٹری دفاع آئے. سیکرٹری دفاع نے یہ کہا کہ جی میں آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دینا چاہتا ہوں اور ان کیمرہ بریفنگ لے لیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ سے ہم نے کوئی خاص بات نہیں, آپ نے سے تو یہ بتانا ہے کہ سیکورٹی آپ دینی ہے, آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ انتخابات کے لیے کتنی فورس چاہیے, چیف جسٹس صاحب نے کہا. اور سیکورٹی اور فنڈز کے حوالے سے 2 رپورٹس ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. آرم فورسز, جب انہوں نے کہا کہ جی جو پہلے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ سیکورٹی دستیاب نہیں ہے, تو سیکرٹری دفاع سے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی کہا, جسٹس منیب صاحب نے بھی کہا. انہوں نے کہا کہ آرم فورسز میں صرف آرمی نہیں ہوتی, بلکہ آرم فورسز میں پاک نیوی بھی ہوتی ہے, پاک ایئر فورس بھی شامل ہے, اور یہ دونوں بھی ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ جو آرم فورسز ہے وہ بھی ہوتے ہیں, پھر پیراملٹری فورسز ہوتے ہیں, یہ وزارت داخلہ بھی دے سکتی ہے. یہ ساری باتیں اٹارنی جنرل صاحب سے کی گئیں, سیکرٹری ڈیفنس سے کی گئیں. اور سیکرٹری ڈیفنس نے کہا کہ جی میں آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دینا چاہتا ہوں. اور ان کیمرہ بریفنگ پہ علی ظفر صاحب سے پوچھا گیا, جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ بریفنگ کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے کر لیں. تو پھر چیف جسٹس فاضل چیف جسٹس نے کہا, اور دیگر آنریبل ججز نے بھی کہا کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں, جو کچھ بھی ہے, جو آرگومنٹس ہیں یا پوائنٹ آف ویو ہے, جو آپ لکھ کر دے دیں. اور اگر آپ کوئی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہمیں بند لفافے میں دے دیں, وہ ہم پڑھ لیں گے, پڑھ کے ہم واپس کر دیں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ کہ سیکرٹری دفاع نے کہا جی کہ اس میں حساس معلومات ہیں, وہ دشمن تک پہنچ سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں جو بھی ہے لکھ کے دے دیں, وہ ہم واپس آپ کو پڑھ کے دے دیں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بنیادی اصول مقدمے کی سماعت ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے سیکرٹری ڈیفنس سے کہا کہ سر بمہر لفافوں میں رپورٹ آپ فراہم کر دیں, وہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اور اگر کوئی سوال ہوا تو آپ سے پوچھ لیں گے. اس سے زیادہ کی کوئی معلومات نہیں ہے. آپ چاہیں تو جواب تحریری بھی دے سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا حساس ترین معلومات کو سمجھتے ہیں, اس لیے اس کو پبلک نہیں کر سکتے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا, اور نہ ہی ان کو کرنی چاہیے. نیشنل سیکورٹی اہلکاروں عوام کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے, حساس ترین معلومات کا جائزہ بھی نہیں لینا چاہتا. علی ظفر صاحب نے کہا کہ میں تو لینے کی ضرورت ہی نہیں مجھے. تو اس لیے ایک بات انہوں نے کی سیکرٹری ڈیفنس سے, انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں پنجاب کے حوالے سے, خیبر پختونخوا کو چلو ٹھیک ہے وہاں کی سچویشن, لیکن پنجاب کی تاریخ آ چکی ہے, تو پنجاب کے حوالے سے بتائیں. پنجاب میں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, سیکورٹی کا مسئلہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے انہوں نے کہا کہ 45% پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا جنگ جو ہے وہ پہلے حساس ہوتا تھا, اب نہیں ہے. کچے کا علاقہ حساس تصور کیا جاتا ہے, یا جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے, تو اس لیے وہ نہیں ہے. پھر سیکرٹری دفاع سے کہا گیا کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنے لکھ کر تحریری آرگومنٹ دے دیں, جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا. اور اس کے بعد اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ کل دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے آج تو نہیں, مجھے کل تک کی مہلت دے دیں. تو وہ پھر کل تک کی مہلت دے دی گئی. تو اب کل سیکرٹری ڈیفنس نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دینا ہے. پھر سیکرٹری خزانہ سے بات ہوئی, تو سیکرٹری خزانہ صاحب نہیں آئے تھے, ان کی طبیعت خراب تھی. انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کو بھیجا تھا, عامر محمود صاحب کو. انہوں نے IMF پروگرام کے بارے میں کچھ بتایا. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ IMF پروگرام کی وضع اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارہ کو کم کیا جا رہا ہے, اور وہ آمدن بڑھا کر اور اخراجات کم کر کے خسارہ کم کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو 20 ارب روپے سے کم ہے. ہم روز سنتے ہیں کہ اتنے ارب روپے کا پروجیکٹ شروع ہوگا, اتنے ارب کا شروع ہو گیا, تو کیا آپ 20 ارب روپے نہیں نکال سکتے؟ اور 170 ارب روپے کا فنڈ درخواست گزاروں کے مطابق ارکان کو 170 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ جاری کر دیا ہے, تو کیا آپ اس میں سے نہیں نکال سکتے؟ تو یہ 20 ارب روپے ایک پیٹی کیش ہے ایک بڑے ملک کے لیے, کہ ہماری اکانومی میں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو اس پہ بات کریں. تو ان کے پاس اس بارے میں کوئی خاص جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کون ہے جو کہ ہمیں بتائے گا کہ جی کوئی سمجھا سکے یہ سارا. تو پھر وہاں پہ اسد عمر صاحب تھے. اسد عمر صاحب نے آ کے بریف کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. 20 ارب روپے وہ کسی بھی ہیڈ سے نکل سکتے ہیں, اور بآسانی جو ہیں وہ الیکشن ہو سکتے ہیں, اس لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ سیکرٹری خزانہ بھی کوئی بہت زیادہ مطمئن نہیں کر سکے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 170 ارب روپے جمع کرنے سے ٹیکس کے لیے نئے ٹیکس لگانے
लगाए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना ने कहा 20 अरब रुपए देने से बजट पर कितने फीसद असर पड़ेगा, जस्टिस मुनीब साहब पूछ रहे हैं। तो अपना खरबों रुपए के बजट से 20 अरब रुपए निकालना मुमकिन नहीं है। वजीर खजाना का बयान था कि ये फरवरी में 500 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स जमा किया, जस्टिस मुनीब साहब कह रहे हैं। तो अंदाजा है कि बजट खसारा अभी मौजूद है, लेकिन आराम से ये पैसे पूरे किए जा सकते हैं। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूयात हुकूमत को खसारा 157 अरब था, खसारा 177 अरब होता है तो क्या हो जाता है, यानी कि 20 अरब रुपए का, तो 20 अरब रुपए तो मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जजिस से तनख्वाहें उन्होंने कहा कि कम करना शुरू नहीं करते, जजिस से तनख्वाहें कम करना क्यों नहीं शुरू करते, आप तनख्वाहें कम कर दें, कहीं से किसी भी हेड से मुख्तलिफ 2-3 हेड से आप थोड़ा सा कट लगाएं तो आराम से ये पैसे आ जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन को भी अखराजात कम करने का कहेंगे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और फिर साथ ही सेक्रेटरी डिफेंस से भी उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि अभी तो शेड्यूल आना है, तो अभी फौरी तो नहीं चाहिए फोर्स, तो आप आराम से और ना ही इलेक्शन कमीशन को कॉम्बैट जो है, जो दहशत गर्दों से निपटती है फोर्स, वो फोर्स चाहिए, हमें तो इलेक्शन के लिए चाहिए, नॉर्मल फोर्स चाहिए, तो इसलिए वो भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुसलसल यही कह रहा था। उन्होंने कहा कि असद उमर साहब ने फिर बताया कि पहले 5 माह में 5700 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और टोटल बजट 9500 अरब रुपए का है। असद उमर साहब ने कहा IMF खसारे का टारगेट GDP के हिसाब से तय करता है और 20 अरब रुपया 0.02% बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता, यानी कि ना होने के बराबर बनता है 20 अरब रुपए की रकम जो है। तो रेवेन्यू बढ़ाने में ज्यादा वक्त लगेगा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। किस शोबे में अखराजात कम किए जा सकते हैं, तो असद उमर साहब ने कहा कि तरक्याती अखराजात 700 अरब रुपए हैं, तो अभी तक 450 अरब रुपए खर्च हुए हैं, बाकी पड़े हैं, तो उनमें से हो सकते हैं। हुकूमत ने 8 माह में सिर्फ 200 अरब रुपए खर्च किए हैं। तरक्याती स्कीमों के लिए हुकूमत ने मजीद 8 अरब रुपए खर्च किए हैं। तो ये सारे उन्होंने भी बता दिया। फिर सेक्रेटरी खजाना साहब ने आके बातें की, तो हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज़रूरी है आईनी तकाजा पूरा करने के लिए कि हम ये काम करें, और ये मिसाल बन गई तो हमेशा माली मुश्किलात जो है वो उसकी वजह से इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हर सूरत में हमने ये काम करना ही करना है। तो ये अब तक की इतलात हैं, मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। तो बुनियादी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब मेरिट पे आए नहीं, ना ही वो आए, ना ही अकरम शेख साहब आए, ना ही इरफान कादर साहब आए। इरफान कादर साहब भी इधर उधर की बातें करते रहे हैं और वो ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन को आप आज़ाद छोड़ दें, खुला छोड़ दें, वो करवाए नहीं करवाता ना करवाए, और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरव्यू नहीं करे। तो ये चीज़ें मज़े की बात है कि होती रही हैं, और पूरे दिन में किसी भी वकील ने सरकारी वकील ने ये बात की ही नहीं, मेरिट पे आया ही नहीं, बल्कि वो उलझाने की कोशिश करते रहे हैं। तो लिहाजा जवाब इन शॉर्ट ये है कि इन तिलों में तेल नहीं है, ना ही फुल कोर्ट की तरफ। फुल कोर्ट का तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया कि फुल कोर्ट तो टेक्निकली बन ही नहीं सकता, और जस्टिस काजी फाइज़ साहब नहीं आ सकते, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब नहीं आ सकते, और जस्टिस अगर उन्होंने वापस आना है तो फिर वही 9 रुकनी लार्जर बेंच आएगा, वापस आएगा और वो आके सुनेगा। और ये जो कजिया था कि 3-4 का है या 2-3 का है, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। फिर जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब वाले बेंच का ऑर्डर था उसको भी क्लियर कर दिया गया। अब सेक्रेटरी दिफा ने कल जवाब देना है, तो उम्मीद है कि कल तक इंतजार किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।